ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं बोर्स मॉडल के टॉपिक पर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बहुत सिंपल ऐसे करना, NH/2π इससे कंपेयर करना है। एन की वैल्यू अगर होल नंबर आ रही है दैट इट कैन बी पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम, अदरवाइज इट इज़ नॉट। सो फर्स्ट केस के लिए एन की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट विल बी 8 विच इज़ अ होल नंबर, सो इट इज़ पॉसिबल। सेकेंड केस के लिए n इज़ 3, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। थर्ड केस के लिए n की वैल्यू आएगी 3/2 विच इज़ अ फ्रैक्शन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड डी ऑप्शन के लिए इट इज़ 2, so it is also possible. So A, B and D, these are options possible angular momentums of electron in hydrogen orbit. C is not. Second question, what should be the velocity of an electron in third stable orbit of hydrogen atom? So n equals to हमें 3 दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का रिलेशन हमने निकाला था V0/n, V0/n, और V0 की वैल्यू आई थी हमारे पास 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 3। तो अगर हम इसे c के टर्म में निकालना चाहते हैं तो उसमें हमें c का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ से ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁶ इंटू c डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है यहाँ से कैलकुलेट कर लो। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द चेंज इन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो रेडियस के फॉर्मूले में वी हैड सीन, रेडियस के फॉर्मूले में जो मास का टर्म आता है वो ये रिलेशन के साथ आता है जो हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था उसमें। सो R प्रोपोर्शनल टू 1/m, हैंस अपोजिट रिलेशन है। तो अगर हमने मास को हाफ कर दिया देन रेडियस विल बी डबल्ड। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, यानी T इंटू V हमें देखना है, ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। तो n1 इक्वल्स टू सेकेंड, n2 इक्वल्स टू 3। सो T की प्रोपोर्शनलिटी थी n के साथ T प्रोपोर्शनल टू n³ और V की प्रोपोर्शनलिटी थी n के साथ V प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा T इंटू V प्रोपोर्शनल टू n³ इंटू 1/n, हैंस T इंटू V प्रोपोर्शनल टू n²। सो TV1/TV2 will be 2 square divided by 3 square, hence 4/9 आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन। Energy levels of hydrogen. So as you have studied earlier that atom consists of electrons orbiting around nucleus. Okay, these electrons are restricted to orbits with certain energies. जो बोर ने बताया था particular energy की orbits होती हैं। They can jump from one energy level to another, but they cannot have orbits with energies other than the allowed energy levels. तो जो particularly energy defined है बस उन्हीं में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, उनके अलावा और कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता। The energy of an atom is least when electron revolves closest to the nucleus, और वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, हमने पहले देखा हुआ है। वो n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट के लिए होती है। दिस लोएस्ट एनर्जी एंड एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो ये वर्ड ग्राउंड स्टेट याद रखना है, उसका मतलब होता है n इक्वल्स टू 1 वाली ऑर्बिट। इन दिस स्टेट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट स्मॉलर इन द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलेस्ट रेडियस विच इज़ नोन एज बोर्स रेडियस, जो हमने R0 निकाला था बेसिकली। उसका सिंबल A0 होता है, इसको हम बोर्स रेडियस बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट रेडियस है ऑर्बिट की इन हाइड्रोजन और इसकी वैल्यू आई थी 0.53 एंगस्ट्रॉम के आसपास, n इक्वल्स टू 1 के लिए। ओके, और एनर्जी n इक्वल्स टू 1 के लिए आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको रिलीज़ करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव एनर्जी हमें देनी होगी ताकि नेट एनर्जी ज़ीरो हो जाए। एक बाउंडेड सिस्टम से कोई भी चीज़ बाहर तब निकलती है जब उसकी एनर्जी मिनिमम से मिनिमम ज़ीरो हो जाए या पॉजिटिव हो। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है कि वो बाउंडेड है। तो
तो बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें इसकी पॉजिटिव फॉर्म में 13.6 एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड ये जो हमें एनर्जी देनी होती है टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। वो बेसिकली it is the energy required to remove an electron from an orbit. It is equals to the negative of the energy of the orbit, which is also known as binding energy of the orbit. Okay. The experimental value of ionization energy is perfectly matched with predicted value of Bohr's model. At room temperature, most of the hydrogen atoms are in ground state. The atom may acquire sufficient energy to raise the electron in high energy states. This high energy state is said to be excited state. तो एक तो हमारे पास स्टेबल ग्राउंड स्टेट होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाली ऑर्बिट में जाता है तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जाता है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड स्टेट यानी n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 में, तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? 1 ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सेकेंड के लिए होगी -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, यानी -13.6 अपॉन 4, दिस विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 13.6 माइनस 3.4, इट विल टर्न आउट टू बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो ग्राउंड स्टेट से सेकंड वाली ऑर्बिट में पास हो जाएगा। ओके, ऐसे हम थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, किसी भी ऑर्बिट के लिए निकाल सकते हैं। नाउ इन सब को यूज़ करके हम डिफरेंट एक्साइटेशन के लिए एक एनर्जी का स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसी टॉपिक का एक्सटेंशन है ये, द लाइन स्पेक्ट्रा यानी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मस्ट बी रिमेंबर, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए डिफाइंड है, या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए डिफाइंड है। अदर एटम्स के लिए फिर आगे अदर थियरीज हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें पढ़ना नहीं है। ओके, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो वो जो उस टाइम पे फोटोन रिलीज़ करेगा, उस फोटोन की एनर्जी, इफ इलेक्ट्रॉन गोइंग फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी स्टेट, then the energy of photon released in the process will be h nu equals to E initial minus E final. Okay, और यहाँ से we know that एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन के लिए -13.6 अपॉन n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू हैव इट इन जूल्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर, और साथ में चल रहा है यहाँ पे h न्यू। सो यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें तो ये HC अपॉन लैम्डा, यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ ओके, और ये पूरा जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट।
Rydberg's कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं. अदरवाइज इन सिम्बल्स इट इज़ me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर HQC, और इसे सॉल्व करके आता है 1.03 इंटू 10⁷ पर मीटर. ये वैल्यू हमें याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है. ओके, या अदरवाइज़ हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है इसे, तो 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है. इसको भी याद रखे, शॉर्ट ट्रिक की तरह जल्दी कैलकुलेशन हो सकती है. सो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा 1/λ इक्वल्स टू r 1/ni² माइनस 1/nf स्क्वायर, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिलीज इन द प्रोसेस. ओके, अब इस ट्रांजिशन को हम थोड़ा स्पेक्ट्रम के ग्राफ से समझते हैं. ओके, तो इसके लिए ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे. ओके, ये एनर्जी लेवल्स शो कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के. ये n=1, n=2, n=3, n=4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी. ओके, तो फर्स्ट के लिए एनर्जी निकल के आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड ऑर्बिट के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्ड ऑर्बिट के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फोर्थ के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिफ्थ के लिए -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन. ये ऐसे आगे चलता जाएगा. E=-13.6/n² के फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में आ रहा है, यानी आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आ रहा है, तो हमें ये पर्टिकुलर लाइंस मिल सकती हैं यहाँ पे. n=2 से n=1 पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3 से 1 पे आ सकता है, सिमिलरली 4 to 1, अगर 2 पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो 3 से 2 पे आ सकता है डायरेक्ट. थ्री के लिए लाइक दिस. फोर्थ के लिए
ओके, सो इलेक्ट्रॉन फाइनली किस लोअर ऑर्बिट में रीच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इन सारी ऑर्बिट्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जिन जो ये रेडिएशन देते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है हमारे पास. अगर n=1 में फाइनली इलेक्ट्रॉन आता है तो जो सीरीज़ निकलती है एनर्जी की, इट इज़ कॉल्ड लाइमन सीरीज़ या लाइमन लाइन सीरीज़. सेकंड, अगर n=2 पे आता है तो बामर सीरीज़. थर्ड, अगर ये n=3 पे आ रहा है तो पास्चन. फोर पर आ रहा है तो ब्रैकेट. एंड फिफ्थ पर आ रहा है तो फंड सीरीज़. यानी इन सारी सीरीज़ के लिए जो फाइनल वैल्यू है n की वो फिक्स है सारी सीरीज़ के लिए, लेकिन कहाँ से आ रहा है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है. इन्फिनिटी के लिए एनर्जी ज़ीरो होती है, वो n=∞ फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमेशा ज़ीरो आएगी. तो हमने रेफरेंस लिया हुआ है इन्फिनिटी के लिए एनर्जी ज़ीरो होगा. ओके, अब इस स्पेक्ट्रम में ये सारी लाइंस के लिए क्या थियरी है वो सारी चेक करते हैं. फर्स्ट सीरीज़ इज़ लाइमन सीरीज़. एक और चीज़ यहाँ पे, जो शॉर्टेस्ट लाइन है उसको हम एच अल्फ़ा लाइन बोलते हैं, जो उसके बाद लाइन है एच बीटा बोलते हैं, एंड सो ऑन. तो फर्स्ट सीरीज़ इज़ लाइमन सीरीज़. लाइमन सीरीज़ में इन दिस सीरीज़ इलेक्ट्रॉन jumps from any outer orbit to first orbit. ओके, सो इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा 1/λ इक्वल्स टू r ब्रैकेट, यहाँ पे n1 हो जाएगा 1, n2 की वैल्यू सपोज n है तो 1/1² इज़ 1 माइनस 1/n². और यहाँ पे n की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4 एंड सो ऑन. और n=2 है तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज़. 3 है तो सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज़ एंड सो ऑन. एंड दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन. Okay, second one is Balmer series. In Balmer series, electron jumps from any outer orbit to second orbit. इसके लिए वेवलेंथ आएगी. हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी निकालनी चाहिए. तो मैं पहले यहाँ पे लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बता देता हूँ. लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज will be when it jumps from n=2 to n=1. तो 1/λ लॉन्गेस्ट हो जाएगा r 1 माइनस 1/2² यानी 1/4. दैट मीन्स 3r/4. 3r/4. r की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू है 3r/4, हाँ 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर. तो λL यहाँ से हो जाएगा 4/3 इंटू 1.09 इंटू 10⁻⁻7. ऊपर आके सॉल्व करेंगे तो लगभग अपने पास आएगा इससे 1215 एंगस्ट्रॉम. ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इन लाइमन सीरीज़. नाउ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज़. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए. मैक्सिमम एनर्जी के लिए सबसे बड़ा गैप जो जंप का हो सकता है वो हमें लेना होगा. तो सबसे बड़ा गैप इन्फिनिटी से आके 1 पे आने पे ही हो सकता है. तो n=∞ टू n=1, यानी 1/λ शॉर्टेस्ट इक्वल्स टू r 1 माइनस 1/∞. तो ये हो गया r के इक्वल, यानी
इसका रिवर्स कर देंगे तो 912 आता है, तो लैम्डा शॉर्टेस्ट आएगा 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब बामर के लिए देखते हैं। फॉर बामर वन अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर, वन अपॉन पहले हमें 2 जो हमें आना है वो 2 पर है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये वेवलेंथ हो जाएगी बामर के लिए, वेयर n इक्वल्स टू n कुड बी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और बामर के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ would be for n equals to 3 to n equals to 2. सो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/λ L इक्वल्स टू R 1/4 माइनस 1/9। इसको सॉल्व करना, लैम्डा L निकालो, यहाँ से कितना आएगा, ये होमवर्क है। ऐसे ही शॉर्टेस्ट के लिए n इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू n इक्वल्स टू 2 आएगा, 1/λ S इक्वल्स टू R 1/4 माइनस 0। तो R/4 यानी 912/4 एंगस्ट्रॉम। इसको भी सॉल्व करना, क्या आता है फाइनली। और ये जो बामर सीरीज़ की रेडिएशन है, इट लाइज इन विजिबल रीजन। ये कौन सी EM स्पेक्ट्रम में लाई करती है, कौन सी सीरीज़, इसका मल्टीपल चॉइस में कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना है सब सीरीज़ के लिए। अदरवाइज़ अगर याद ना रहे तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हमें EM स्पेक्ट्रम की रेडिएशन की वेवलेंथ याद होनी चाहिए, वहाँ से निकालना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। EM स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ भी याद होनी चाहिए रफली हमें, और ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी लाइन किस सीरीज़ में आ रही है। ओके, थर्ड वन इज़ पार्शियल। In Paschen series, electron jumps from higher orbit to third orbit. So 1/λ equals to R 1/3 square 9, 1/n square, where n could be 4, 5, 6 and so on. तो यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट एंड मैक्सिमम निकालेंगे। पहले मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ 1/λ L इक्वल्स टू R, ये होगा n इक्वल्स टू 4 से 3 के लिए 9, 1/16। इसको सॉल्व करना और चेक करो होमवर्क में क्या आता है, इसका कंप्लीट करना है। नेक्स्ट शॉर्टेस्ट के लिए इट शुड जम्प फ्रॉम इन्फिनिटी टू n इक्वल्स टू 3। सो ये आएगा 1/λ L इक्वल्स टू R/9। ओके, यहाँ से इसको भी निकालना, ये किस रीजन में लाई करता है। एंड दिस होल स्पेक्ट्रम लाई इन इंफ्रारेड रीजन। तो पार्शियल सीरीज lies in infrared region of the EM spectrum. Fourth, और फिफ्थ हमारे पास ब्रैकेट और फंड सीरीज है, उसके लिए खुद यहाँ से निकालो, सेम ऐसे ही निकालना है। फोर्थ हमारे पास बचा है ब्रैकेट एंड फिफ्थ फंड सीरीज। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे ही आपको होमवर्क में इसे कंप्लीट करना है, सेम ऐसे ही। ओके, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ गया। नाउ अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ इसमें,
जो अभी तक पढ़ा है उसके बारे में। टू रिमेंबर, अगर हमें एनर्जी दी है और वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ हमें एंगस्ट्रॉम में निकालनी है, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लैम्डा इक्वल्स टू 12431 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट से आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होती हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, उनकी एक एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन अपने आप लिख लेना। ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट पूछा जा सकता है क्या होता है, इसको खुद करना है। थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी, इन दोनों की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन करी हुई है लेक्चर में, इसको खुद निकालना और खुद इसकी डेफिनेशन लिखनी है क्या होती है। इसके अलावा आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल ये बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अपॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये इसका फॉर्मूला है। और इसके अलावा नेक्स्ट है एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एनर्जी और पोटेंशियल का तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल, अगर एनर्जी पता है तो आप पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हो, एंड बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ही बात हो रही है, वही ऑर्बिट्स में होते हैं, तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा। अब मैं ये एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने जो बताया इसको नोट कर लेना। मैं पूरा दोबारा से एक बार सारी चीज़ें बता देता हूँ, और आप मेरे वर्ड से अपना एक डेफिनेशन बना के, शॉर्ट डेफिनेशन बना के इसे नोट कर लेना। तो द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एंड हायर लेवल्स आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स। और द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयनाइज एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, and potential difference through which an electron should be accelerated to acquire this much energy is called ionization potential। ये मैंने अपनी तरफ से एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाई है, आप अपनी लैंग्वेज में भी डेफिनेशन बना सकते हो यहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ग्राउंड स्टेट की आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ग्राउंड स्टेट की आयनाइजेशन एनर्जी will be plus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ग्राउंड स्टेट का आयनाइजेशन पोटेंशियल, बस इसमें ई का डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा 13.6 वोल्ट, ये 13.6 वोल्ट होगा। ओके, नाउ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू सेपरेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट टू लार्ज डिस्टेंसेज, यानी एक बाउंडेड सिस्टम को रिलीज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाइंडेड है। इसको हमें ज़ीरो करना है तो हमारे पास वो सिस्टम जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। नाउ एक्साइटेशन एनर्जी, द एनर्जी नीडेड टू टेक एन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विद अप्लाइड थ्रू द इलेक्ट्रॉन विद विच द इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो अगर हमें n इक्वल्स टू 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी, एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, तो ये आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्साइटेशन एनर्जी आएगी 1 से 2 के लिए। किसी भी ऑर्बिट के लिए हम ऐसे ही निकाल सकते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। और एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ई हटा देंगे यहाँ से, एक्साइटेशन पोटेंशियल आएगा 10.2 वोल्ट। ओके, तो बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, समझ में आ गए होंगे आसानी से, लेकिन इनको लिखना ज़रूर इनकी डेफिनेशन को, क्योंकि बोर्ड में ये डेफिनेशन इसकी आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन सिर्फ बोल दी है, क्योंकि बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप खुद लिख सकते हो इन्हें। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। फर्स्ट, द स्पेक्ट्रल लाइंस
या स्पेक्ट्रम की लाइंस जो होती हैं ऑफ हाइड्रोजन एटम आर नॉट सिंगल लाइंस but each one is a collection of several closely spaced या पैक्ड लाइंस. ओके, तो ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि बोर के प्रिंसिपल के हिसाब से हमें परफेक्ट लाइंस मिलनी चाहिए एनर्जी के स्पेक्ट्रम में, बट हमें वो परफेक्ट लाइंस की जगह पे मल्टीपल लाइंस एक ग्रुप में मिलती हैं. तो वो चीज़ बोर के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होती. सेकंड, द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड. तो बोर की थियरी सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए अप्लाई होती है. हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब है जिसके पास सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो. मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए काम नहीं करती. तो ये ड्रॉबैक इसका एक. थर्ड इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, लास्ट ड्रॉबैक ये है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज ये उन्होंने बोर ने पोस्टुलेट मान लिया था, लेकिन क्यों कैसे आया ये, उसका रीज़न क्या है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. तो ये ड्रॉबैक्स हैं बोर की एटॉमिक थ्योरी के.